प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉलेज सहायक आचार्य हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे जो आरपीसी द्वारा 17 मार्च को आयोजित हुआ। इससे पहले इस पैटर्न पर 2 परीक्षाएं आरपीसी करवा चुकी हैं। 2014 की भर्ती की परीक्षा 2016 में भी जो प्रश्न पत्र बड़ा सरल था, तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे गए थे। 2022 में प्रश्न पत्र पहले वाले के बजाय कठिन था, उसमें समझ आधारित प्रश्न पूछे गए थे। और अभी जो परीक्षा हुई है इसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए, समझ आधारित। अगर आपने विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझा है तो आप परीक्षा भवन में उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने रटंत विद्या से तैयार किया है तो उसमें आप तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन समझ आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि आपने प्रश्न पत्र देखा होगा, हम यहाँ जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीसी द्वारा डिलीट होंगे, हर बार डिलीट होते हैं, इस बार भी डिलीट होंगे। मेरा अनुमान है कि 5 से 10 के बीच में प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। कम से कम 4 प्रश्न तो प्रश्न डिलीट होंगे ही। और कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे गए हैं जहाँ शब्दों को बदला गया है। आपको समझ आधारित उत्तर देना था, लेकिन अगर आपने परीक्षा भवन में समझने में जरा सी भी असावधानी की तो आपका उत्तर गलत हो सकता था। तो यहाँ हम आज इस प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे कि किस तरह का यह प्रश्न पत्र था। ठीक था, कुछ प्रश्न कठिन भी थे, कुछ प्रश्न बहुत सरल भी थे, लेकिन समझ आधारित प्रश्न पत्र था। तो यहाँ हम देखते हैं। देखिए, यह परीक्षा कब आयोजित हुई? 17 मार्च को आयोजित हुई। 17 मार्च 2024 को आयोजित हुई और बहुत बड़ी अच्छी भर्ती थी। और हमने जो बैच लिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधे आप बैच में प्रश्न अगर देखें तो 130 से 35 के बीच में सीधे प्रश्न मिलते हैं, और इसमें जिसके भी 120 के आसपास सही है उनका मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू कॉल होगा और अंतिम चयन भी होगा। ध्यान देना, प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय दोनों को देखने के बाद हम जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र है उससे भी जोड़ेंगे, और तीनों का मिला करके द्वितीय प्रश्न पत्र के बाद में हम अनुमानित जो मेरिट रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये परीक्षा 17 मार्च 2014 को आयोजित हुई। ध्यान देना, ये पेपर फर्स्ट है, तो इसमें 150 प्रश्न हैं और हम सीधे जो है बात करते हैं इन प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न पत्र प्रथम, और इस प्रथम प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 1 देखिए। इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान देना है। ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद किए जाते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितता ने प्रवाच्य ध्वनि। ये दिया गया है नोट्स में। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है। ये भी आपके जो है नोट्स में दिया गया है। ध्वनि सिद्धांत में सब शक्तियों की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि सब शक्तियां पूरी तरह से ध्वनि सिद्धांत में ही हम पढ़ते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि अभिधा सब शक्ति पर आधारित नहीं है। हमने आपको नोट करवाया था कि लक्षणा पर आधारित है, तो आप देख सकते हैं ऐप पर जो भी क्लासें हैं उनमें आपको ये मिलेगा। तो ये ध्यान देना, ये प्रश्न यानी 130 से 35 प्रश्न सीधे क्लास नोट से आए हैं, क्योंकि बैच हमने देरी से शुरू किया, लेकिन सीमित कक्षाओं में इतने सवाल आना अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं ये सीधे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, चौपड़ी मांडी चोहटे अर्ध उर्द बाजार उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ क्या है? तो ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न इस बार पूछे गए हैं अलग अलग तरह से। उसमें पूछा गया कि असंगत क्या है। ध्यान देना, असंगत क्या है, सही नहीं है, इस तरह के प्रश्न 2022 में भी आए थे, इस बार और ज्यादा आए हैं। और इसमें देखिए क्या दिया, चौपड़ी मांडी चोहटे अर्ध उर्द बाजार, इन 4 विकल्पों में से इससे संबंधित कौन सा नहीं है? चौपड़ पर गेरू से मानना बना हुआ है, इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है। जीवन रूपी चौपड़ तो है ही, जगत का चौराहा है, चौराहे के ऊपर नीचे बाजार है, तो इसमें सीधा सा उत्तर क्या होगा? चौपड़ पर गेरू
से मांडना मंडा हुआ, तो इसका उत्तर 4, इसका उत्तर 1। ये आपको जो है उसमें व्याख्या में दिया गया है। पंचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती पंक्ति में संकेतित नहीं है। तो ध्यान देना, इसमें पूछा गया है संकेतित नहीं है। लुक्का छिपी का खेल तो लिया ही गया है। झिरमिट शरीर भी दिया गया है। पंचरंग चोला सदगुरु की कोई बात नहीं है। 5 तत्व भी है। तो ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा? 3 सदगुरु। देखिए प्रश्न संख्या 4, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, इस बार जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, काव्य शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए हैं 2022 में डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा के पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछे गए थे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। इस बार जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चौधरी एंड गुप्ता की जो पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र एक विवेचनात्मक अध्ययन, उस पुस्तक से भी सीधे प्रश्न इस बार जो है पूछे गए हैं, जो वहां नहीं मिलते हैं। वो देवेंद्रनाथ शर्मा की किताब अच्छी है ही, लेकिन उसमें भी इस बार प्रश्न पूछे गए हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखिए, अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो सीधा सा उत्तर मिल गया कि प्लेटो का मत अलग है। प्लेटो अनुकरण को नकल मानते हैं, जबकि अरस्तु अनुकरण को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो ये हमने सीधा लिखा था, ये भी सीधा सवाल। अभी तक जो भी सवाल हम ले रहे हैं सारे ही क्लास से आए हैं, क्लास नोट से हैं। प्रश्न संख्या 5, छपे छंद विषय कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, छपे विषम छंद है, रोला उलाला के योग से बनता है। तो ध्यान देना है, प्रथम 4 चरण रोला के सही है। छपे 6 चरण होते हैं, ठीक है। अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। इसकी गणना अर्ध सम छंदों में नहीं की जाती है, विषम छंदों में की जाती है, क्योंकि ये कैसा है? 2 चरणों के योग, 2 छंदों के योग से बना है। तो इसका उत्तर यह होगा। प्रश्न संख्या 6, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। सहज अनुभूति को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यंजना माना है, बिल्कुल। कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है विषय वस्तु उत्कृष्ट, तो सही है। वे सहज ज्ञान को संवेदनों से अलग मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। सहज ज्ञान को संवेदनों से अलग न मान करके वो एक ही मानते हैं। उनकी दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया ये नहीं। तो इसका उत्तर होगा 3। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील। ध्यान देना, ये प्रश्न जो भी है इसमें ज्यादातर कैसे असंगत नहीं है, त्रुटिपूर्ण इस तरह के प्रश्न हैं। तो इसमें यह है क्योंकि वो सहज ज्ञान को संवेदनों से अलग नहीं मानते हैं। और आगे देखिए, कामायनी की पंक्तियां हैं। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, मैं काव्य सौंदर्य विषयक दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। ध्यान देना, इसमें दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प कौन सा है? कंधे के नीचे तक लटकते हुए बालों का वर्णन। ध्यान देना, बारीकी से सवाल पूछा गया है। पूर्णोपमा अलंकार है, क्यों है? क्योंकि बालों की बात की गई है। बाल को कैसा बताया है? घन सावक से सुकुमार। उपमेय बाल है, उपमान घन सावक, ऐसे वाचक शब्द है। सुकुमार साधारण धर्म है, तो पूर्णोपमा अलंकार है, ठीक है। मुख की तुलना सुधाकर से तो है ही, सुधा भरने को विधु के पास, और छोटे छोटे बादल है, ठीक है। अंशावलंबित मुख के पास नील घन सावक, छोटे छोटे बालक है। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जो है कंधे के नीचे तक लटकते हुए बालों का नहीं है, कंधे के सहारे जो मुख के पास बाल है उनका वर्णन है। तो इसका उत्तर जो है ये होगा। ये व्याख्या उसमें दी गई है क्लास में। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत वक्तव्य हैं। तो ध्यान देना, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में असंगत वक्तव्य पूछा गया है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव तनाव का दस्तावेज बिल्कुल है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, बिल्कुल। इसके पात्र स्थितियां मनस्थितियां आदर्श परक तथा विश्वसनीय नहीं है। इसमें जो भी है यथार्थ है, सामने है, आदर्श परक की बात इसमें नहीं है। और नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है, क्योंकि इनके नाटक जो है अभिनय के योग्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ध्यान देना, ये प्रश्न आरपीसी या और कोई परीक्षा हो तो उसमें प्राय प्रश्न ये पूछा जाता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। ये सीधा प्रश्न है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम वो भी पूछा जाता है, वो भी इसमें पूछा गया। और ये पूछा गया काव्य लक्षण।
और फिर प्रश्न संख्या 10वां, देरीदा के चिंतन का विरोधी कथन है। ध्यान देना, देरीदा के चिंतन का विरोधी कथन है। विखंडन एक निरंतर प्रक्रिया, ठीक है। उनके अनुसार विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, ये भी ठीक है। वे नए संदर्भ में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या चाहते थे, क्योंकि उस संदर्भ में चाहते थे। वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं, वाक केंद्रित सत्यों के बजाय लेखन केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं। तो इसका उत्तर जो है यह होगा। प्रश्न संख्या 11, जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना गया? ये प्रश्न जो है सीधा है। चढ़ा, आषाढ़, गगन, घनगाजा आषाढ़ मास से माना गया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रश्न संख्या 12, कौन सा विकल्प सही नहीं है? द्रुत विलंबित समवर्त छंदों का एक भेद है, ठीक है। समवृत्त का मतलब समवर्णिक। मंदाक्रांता समवर्त छंद है, ठीक है। नग्गण, दो भग्गण रग्गण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। ध्यान देना, नग्गण भग्गण भग्गण रग्गण नभ भर से बनता है, ठीक है। मंदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति नहीं होती है, क्योंकि इसमें गण होते हैं, सगण गण होते हैं, उस आधार पर इसमें जो है यह ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 13, लोंजाइनिस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, लोंजाइनिस की काव्य विषयक मान्यताओं से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंतरंग, बहिरंग और विरोधी। अरस्तु के काव्य विषय को साध्य माना था, लोंजाइनिस उसे साधन मानते हैं, ये ठीक नहीं है। आगे देखिए अगला, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, इस तरह के ही सवाल आए, असंगत, सही नहीं है, ये देखना जरूरी था। अगर आपने इसको अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ा है तो आप उत्तर दे सकते हैं। वे कवि के लिए दार्शनिक होना भी आवश्यक मानते हैं। कोलरिज कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य मानते हैं। वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं, नहीं देते हैं। बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देना ये बात ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 15, गलत विकल्प चुनिए। ध्यान देना, इसमें भी सीधा पूछा गया, गलत विकल्प चुनिए। निजवाचक आपका प्रयोग तीनों पुरुष में होता है, निजवाचक आपका प्रयोग तीनों पुरुष में होता है, बिल्कुल होता है। निजवाचक आप, पुरुषवाचक आप आदर्श सूचक से भिन्न है, निजवाचक आप बिल्कुल भिन्न है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में नहीं आता है, अन्य पुरुष में भी आता है। पुरुषवाचक आप नित्य बहुवचन में आता है, ये भी ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। ध्यान देना, इसमें भी क्या है पूछा है, अमानक प्रयोग कौन सा है? तो ध्यान देना है, अमानक प्रयोग कौन सा है? कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपदिक से पृथक लिखे जाने चाहिए, ठीक है। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाने चाहिए, ये भी ठीक है। सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाना चाहिए, ये भी ठीक है। सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर लिखा जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये हमने आपको क्लास नोट्स में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मानकीकरण है वो हमने एज इट इज दिया था, आप देखना क्लास नोट्स में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, इस उलट बांसी में गाय से क्या तात्पर्य? ध्यान देना, कबीर की उलट बांसियां हैं, इसमें गाय से तात्पर्य क्या है? इंद्रियां हैं। साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, असंगत पूछा है। तो देखिए, साधारणीकरण से संबंधित रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का प्रयोग अभिनव गुप्त ने किया? बिल्कुल नहीं किया। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया है, तो ये उत्तर मिल गया सीधा। पद्मावती समय के विषय में असंगत क्या है? पद्मावती समय के विषय में असंगत क्या है? तोता द्वितीय कर्म करता है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी से रासो में प्रेक्षित मानते हैं, ये पहले भी पूछा गया है। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर नहीं है, दुर्ग का नाम समुद्र शिखर है, विजयपाल की पुत्री है, तो यहाँ ये गलत है। हम तो कान केली की भूखी, सूरदास देखी दृढ़ता, गोपिन की उधो यह वृत्त पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेमे पढ़न पठायो। में रेखांकित वृत्त है, रेखांकित वृत्त का सीधा सा अर्थ है इसमें जो पूछा गया है। रेखांकित वृत्त क्या है? उद्धव का अहंकार नहीं है, प्रेम का पाठ है। उपवास गोपियों का बाग में दग्ध नहीं है, तो क्या है? सीधा प्रेम का पाठ है, इसका उत्तर सीधा होगा। प्रश्न संख्या 21, कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रश्न संख्या 21 में देखिए कौन सा विवरण सही नहीं है।
ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं। ठीक है, भाषा सर्वेक्षण में वो भाषा विज्ञान के आधार पर 8 बोलियां बताते, ये आपको लिखाया हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, यह एकदम ठीक नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा ने 5 भाषाएं मानी है। ग्रियर्सन पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी मानते हैं। और अगला देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इन पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प कौन सा है, ध्यान देना। तो इसमें विशेषण विपर्य है, आश्चर्यचकित होने की बात है, शरीर में बिजली सी दौड़ाती है, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन नहीं है, मनु की मनोदशा का वर्णन है। क्योंकि पूछा इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण, असंगत नहीं है, सही नहीं है, ध्यान देना। अधिकांश प्रश्न इस तरह के हैं। राजस्थानी के संदर्भ में असंगत क्या है, तो राजस्थानी के संदर्भ में असंगत क्या है, सीधा सा ब्रिज की और जो कि भी राजस्थानी डिंगल नहीं कहलाती है, पिंगल कहलाती है, तो ये सीधा सा, बाकी सब मिलेंगे आपको। ये भी आपको सारे प्रश्न जो है मैं बता रहा हूँ 130-35 तक प्रश्न सीधे नोट से हैं। और अगर आप अच्छी तरह से क्लास के जो वीडियो है सुने, तो उस आधार पे आप जो है 140 प्लस प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। भगति भगायो लोगु कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बताया है, तो ये सीधा सा है, गोरखनाथ की योग साधना, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोगु, ये पंक्तियां जो हैं मिलती है, तुलसीदास ने ही कही है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, सरस्वती कंठाभरण भोज, ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती दंडी, दंडी की नहीं है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती किसकी रचना है, ध्यान देना, वामन की रचना है। तो ये सीधा सा हो गया कि ये प्रश्न जो है कैसा है, असंगत युग्म में पूछा, असंगत ये वाला है। विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प है, ध्यान देना। विरेचन सिद्धांत से संबंधित त्रासदी से जुड़ा हुआ है विरेचन, ठीक है, क्योंकि त्रासदी से ही विरेचन होता है। और दुखांतक को वो महाकाव्य से उत्कृष्ट मानते हैं अरस्तु। करुणा मूल भाव है, इससे भय उत्पन्न होता है, नहीं होता है। भय, करुणा और भय दोनों ही भाव है, लेकिन ध्यान देना भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्बुद्ध होती है, ये वाला है। ये भी आप देखना नोट्स में दिया गया है। करुणा तथा भय दोनों मूल भाव है, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन मूल भाव भी मानते हैं भय को, उससे करुणा उद्बुद्ध होती है। तो इसका सीधा सा उत्तर ये होगा, आप देखना नोट्स में दिया गया, एजिटिव ये पंक्ति भी मिलेगी आपको। और ये वाला जो प्रश्न है, ध्यान देना, देवेंद्रनाथ शर्मा का पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन जो है कौन सा है, रूप ही सौंदर्य का आधार है, कल्पना सौंदर्य का अनिवार्य तत्व है, अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया है। तो ध्यान देना ये ठीक नहीं है, कला को उससे वो जोड़ते हैं, कला भी आंतरिक प्रक्रिया है, ये भी कैसा, असंगत कथन। भय भवे ललाट की नासिका में से बह रहा खून, न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता अंधेरे में, कविता की उक्त पंक्तियों में मुक्तिबोध किसके बारे में कहते हैं। तो ध्यान देना ये भी प्रश्न जो है, ये पूरी कविता की जो व्याख्या की गई है उसमें, और आप पैनल पीडीएफ में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये किसके बारे में कहा है, उन्होंने तिलक के बारे में कहा है। काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान देना, काव्य शास्त्र के जो आचार्य उनसे संबंधित साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है बिल्कुल, लेकिन काव्य मीमांसा जो है किसकी है, काव्य मीमांसा भामा की नहीं है, काव्य अलंकार है। इनकी रचना भामा की रचना काव्य अलंकार है, और काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो राजशेखर है। कौन है, राजशेखर है। और भामा का क्या है, भामा का ध्यान देना काव्य अलंकार है। तो ये विकल्प पूछा क्या है, सम्मिलित नहीं है, ध्यान देना। इस तरह के सवाल आए तो इसका उत्तर होगा यह 2। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं। वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु सदाचारी होने की बात करते, मेरा ये अनुमान है
मेरा मानना है कि साधु और सदाचारी का यहाँ जो यह है उसमें जो 6 तत्व, उसमें दूसरा चरित्र देखेंगे तो उसमें उल्लेख किया गया है कि वो नैतिकता से युक्त होना चाहिए। और साधु सदाचारी का अर्थ मैं यही लेता हूँ, नैतिकता प्रदान हो। त्रास और करुणा के भावों को पहले उद्भुत तथा बाद में इनका विवेचन कर मानव मन का परिसर करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल है। वे त्रासदी और महाकाव्य दोनों की ही श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। वे त्रासदी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, महाकाव्य को नहीं। तो ध्यान देना, दोनों की ही श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं करते हैं, त्रासदी की दुखांत की करते हैं। अच्छी तरह से आप देखना, क्लास को देखना, वीडियो सुनना और नोट्स देखना, उसके बाद में देवेंद्रनाथ शर्मा को अच्छी तरह से पढ़ना। अगला सवाल है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? ये सिद्धांत समाजवादी यथार्थ पर बल देता है, साहित्य को स्वदेशी मानता है। ध्यान देना, हमें असंगत देखना है। कला के लिए सिद्धांत का मार्क्सवादी साहित्य में तो नहीं है। ये पूरे बिंदु लिखाए हुए आपको। मार्क्सवादी आलोचक सर्वप्रथम प्रत्येक के विषय को ही अपने विशेषण का विषय बनाते हैं। मानवतावाद लोक मंगल की भावना से साहित्य कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लोक मंगल और मानवतावाद से ही इसका संबंध है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की यह बात करता है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ ये सीधा सा सवाल है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से फिर सवाल आया है, समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मार्क्सवादी चिंतक सामाजिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व देते हैं। बिल्कुल देते हैं। मार्क्सवादी मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना नहीं है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, क्योंकि यूरोप भी साधन संपन्न नहीं। तो इसका सीधा सा उत्तर है, यह पूछा है, सही नहीं है। मार्क्सवाद कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवाद दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवाद यथार्थ की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ आधारित प्रश्न थे, और जो आपको मार्क्सवाद करवाया था उसमें सभी प्रश्न इसी रूप में जो है आपको मिलेंगे। उलाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन कौन सा है? तो ध्यान देना, यह मात्रिक छंद है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मात्रिक छंद है, ये बिल्कुल ठीक है। ये इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा छप्पे जैसे छंदों में भी किया जाता है, क्योंकि छप्पे रोला उलाला के योग से बनता है। इसमें ये नहीं कहा गया कि ये अर्ध सम सम विषम क्या है, मात्रिक है तो है ही। इसमें सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है। तो ध्यान देना, यहाँ उल्टा दिया गया है, 13-15 होती, लेकिन विषम सम में होती, इसमें सम विषम किया है। तो ये सीधा सा है, यहाँ यह गलत होगा। उलाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। ठीक है। वर्ण संगाई के संबंध में असंगत कथन है। वर्ण संगाई श्रृंगार रस की रचना में अलंकार अनिवार्य थे। बिल्कुल नहीं। वीर रस की रचना में अलंकार अनिवार्य थे, और डिंगल का एक प्रमुख जो है अलंकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। ये तो सीधा सा है, समीप, निकट, दूर, ये जो है क्रिया विशेषण है। घबराना क्रिया है, तो इसका सीधा सा ये भी क्या है, नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न ही ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आपने इस प्रश्न पत्र में प्रश्न को अच्छी तरह से समझा है, फिर उत्तर दिया, तो इसमें आपके ज्यादा प्रश्न सही होने की संभावना थी। और जिन्होंने प्रश्न में सही नहीं है, असंगत है, इसको नहीं देखा और सीधा ही विकल्प देखा, पहला उत्तर दे दिया, तो वहां जो है आपके साथ नुकसान हुआ है। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के अंतकरण में वासना रूप में स्थायी भाव होते हैं। ठीक है। आलंबन के अंतकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भावी रस रूप में परिणत होते हैं। ध्यान देना, आलंबन यानी आलंबन से लेना सीधा अर्थ है विषय, जिसके सहारे से, कि अंतकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भावी रस रूप में परिणत नहीं होते हैं, वो होते हैं आश्रय में। किसमें? आश्रय में होते हैं। तो वो विषय में नहीं होते। यहाँ विषय की बात की जा रही है, तो उत्तर इसका क्या होगा, सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 37, काव्यम यश से अर्थ कृत्य उपदेश युजे। ये सीधा सा, ये ध्यान देना, काव्य प्रयोजन में हर बार यही प्रश्न आता है, इस बार भी यही आया है। ये किसका है? मम्मट का है। इनमें से अव्यवभाव समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, एकाएक भरपेट प्रतिदिन में है, लेकिन अनाचार में नहीं है। नन तत्पुरुष इसमें मान सकते हैं, यानी अनाचार में अन्न धन आचार, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अव्यवभाव समास नहीं होगा। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया है? मीरा पदावली में ध्यान देना,
शंभू सिंह मनोहर की मीरा पदावली पाठ्यक्रम में थी, लेकिन परशुराम चतुर्वेदी की मीरा पदावली कई विश्वविद्यालयों में और यूपीएससी में भी जो है चलती है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न वहां से पूछा गया है, तो बांगरू बुंदेली नहीं है। भाषा को लेकर जो परशुराम चतुर्वेदी की टिप्पणी उसमें ये सारी भाषाएं हैं, लेकिन ये नहीं है। किसी संरचना या पाठ की उन चीजों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था, और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उसे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया। उक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ध्यान देना, ये आपको पूरी की पूरी पंक्तियां मिलेगी अगर आप अच्छी तरह से विखंडनवाद को पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है, इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेलजो कब मुख देखियो पी। उपयुक्त साखी के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। ध्यान देना, इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथन है, यानी ठीक कथन कौन सा है। नेत्रों का वर्णन नहीं है, क्योंकि इस तरह का स्थूल वर्णन होता नहीं। उत्प्रेक्ष अलंकार भी नहीं। लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है। ध्यान देना, ये भी आपको मिलेगा। लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है, फारसी का प्रभाव कबीर पर है। और जीभ में छाले पड़ने का वर्णन भी नहीं है। तो उपयुक्त कथन पूछा है, ये है, एही महा उपजे रसमूलू, तुसो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चूही जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग लाग सर चीरू। इसमें पूछा गया है, जायसी के उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है। ऊपर तो है उपयुक्त है, लेकिन इसमें पूछा है निहितार्थ नहीं है, तो घाव तो है ही। ठीक है। और सरवर इसमें कहीं नहीं है। बाण है, सर का अर्थ बाण लेना है, माँ की जड़ी, तो सीधा सा है, सरवर नहीं होगा। पूछा क्या है? निहितार्थ नहीं है। अगला है, आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत कथन कौन सा? आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? ठीक है। बड़ी लड़की भाव में परिस्थितियों में संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है, बिल्कुल है। लड़का चेहरे और हंसी से झलकती खास तरह की कड़वाहट है। स्त्री वेशभूषा साधारण होती हुई सुरुचिपूर्ण चेहरे पर यौवन की चमक है। काले सूट वाला आदमी पुरुष 4 की भूमिका में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटा लिए हैं। 4 की नहीं, पुरुष 1 की भूमिका में है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा गलत तथ्य है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना गया है? पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना गया है? पूर्वी हिंदी सीधा सा है। कैसे होगा पूर्वी हिंदी? अर्धमागधी से होगा। भाषा को लेकर बड़े सरल सवाल आए हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, शोरसैनी से है, लेकिन कुछ आलोचक पहाड़ी को खस से भी मानते हैं, लेकिन इसमें सीधा सा है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार क्या है? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है। कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित है। कोलरिज कल्पना के 2 प्रमुख भेद मानते हैं, आद्य कल्पना और विशिष्ट कल्पना। ठीक है। पूछा क्या है? असंगत है। यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है, तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है। ये कहीं इस तरह का उल्लेख है नहीं। विशिष्ट कल्पना कलाकारों में पाई जाती, जनसाधारण में नहीं। ये ठीक है। कलाकार अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का पुनर्सृजन करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है, तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण, ये नहीं है। कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रश्न संख्या 48। कौन सा विवरण सही नहीं है? व्यक्तिवाची संज्ञा के साथ आने वाला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है। कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 48। सभी विशेषण शब्द विकारी है। ध्यान देना, सभी विशेषण शब्द विकारी होते नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब देखिए, आपकी जैसे हम कहें सीता सुंदर है, तो इसमें सीता स्त्रीलिंग है, विशेषण में विकार उत्पन्न होता तो राम के बाद में उसका परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन राम सुंदर है, सीता सुंदर है, तो कुछ विशेषण ऐसे हैं, अकारांत विशेषण हैं, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सभी विशेषण शब्द विकारी है, सभी विशेषण शब्द विकारी नहीं है। ठीक है। मैंने उदाहरण दिया आपके सामने, सुंदर विशेषण शब्द है, लेकिन उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेषण शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ नहीं। संज्ञा से पहले और संज्ञा के बाद होता है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ध्यान देना, ये प्रश्न जो है
मेरा अनुमान है डिलीट होगा ये प्रश्न संख्या 48, क्योंकि इसमें ये भी उत्तर मिल रहा है और ये उत्तर तो मिल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी विशेषण शब्द विकारी नहीं होते हैं, कुछ विशेषण शब्द अविकारी होते हैं। उसमें लिंग कारक बदलने से जो है, उसमें वचन बदलने से किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर ये होता कि विशेषण शब्द विकारी तब तो ठीक था, विशेषण सामान्य रूप से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी है और शेष 4 जो है क्रिया विशेषण है और संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, उनको हम क्या मानते हैं, अविकारी मानते हैं। लेकिन सभी विशेष शब्द विकारी ये ठीक नहीं, आरपीसी ये तो एकदम ठीक नहीं है। तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। 48वां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, के बिना आया है, ठीक है, ये सामान्य संबंध सूचक है। दिन भर सोना अच्छा नहीं है, मोहन घर तक, ये सामान्य संबंध सूचक है, लेकिन इसमें संबंध सूचक का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी आपको जो संबंध सूचक अवयव दिए उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लगे सुमनु हुए है सफलु आतप रोसु निवारी, बारी बारी अपनी सींची सुवर देता बारी। उक्त दोहे में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में श्लेष अलंकार नहीं है? तो ध्यान देना, ये प्रश्न भी जो है डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि प्रश्न संख्या जो 50 है, ध्यान देना, इसमें जो पूछा गया है श्लेष अलंकार नहीं है। तो श्लेष अलंकार सुमनु में है, बारी में है, लेकिन सुवर्देता और आतप दोनों में ही नहीं है। तो ये प्रश्न जो है, मेरा ये कहना है कि इसके अंदर जो उत्तर है सुवर्दे में भी नहीं है। देखिए आतप रोसु में रूपक अलंकार है, सुवर्देता बारी में भी रूपक अलंकार है, लेकिन यहाँ इन दोनों में है। तो इसके उत्तर जो है, ये प्रश्न भी जो है डिलीट होगा 50वां भी, क्योंकि इसमें जो है अलंकार इन दोनों में नहीं है। किसमें? सुहृद में भी नहीं है, आतप में भी नहीं है, सुमन बारी में है। अगला देखिए, पूछती है वह कौन, मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार उपयुक्त प्रश्न कौन पूछता है? तो सीधा सा पंक्ति देखना, आप पैनल पीडीएफ देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं। हृदय की धक धक जो है पूछती है, सीधा उत्तर है। प्रश्न संख्या 52, गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चंपा और चमेली की शादी हो चुकी थी, ठीक है। गदल के पति का नाम गुन्ना था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। निहाल गदल का इकलौता बेटा है, नहीं। निहाल नारायण 2 बेटे हैं, तो ये सही नहीं है। लॉन्जाइनस के अनुसार, ध्यान देना, सही नहीं पूछा है। लॉन्जाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन है। लॉन्जाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन जो है पूछा गया है, तो इसमें बताना है क्या है। कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 वर्गों में, ध्यान देना, सीधा सा उत्तर मिल गया, वे 4 वर्गों में विभाजित नहीं करते हैं, 3 वर्गों में। अंतरंग तत्व, बहिरंग और विरोधी तत्व जो है इस तरह से है। 3 पक्ष है और अंतरंग में 3 है, बहिरंग में अंतरंग में 2 है, उदात्त विचार उदात्त भाव, बहिरंग में 3 है और विरोधी पक्ष है। तो ये सीधा सा मिल गया है। प्रश्न संख्या 54, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विशिष्ट सत्य को प्लेटो विश्व जननी सत्य की छाया मात्र मानते हैं, सही नहीं है, ये सही है। वे सामान्य सत्य को ही सच्चा सत्य मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। सामान्य सत्य को सच्चा सत्य नहीं मानते हैं, प्रत्येक को ही परम सत्य मानते, बिल्कुल मानते। तो पूछा सही नहीं है, ये सही नहीं है। अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है, नहीं होता है। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो भ्रांतिमान होता है। संदेह में उपमेय उपमान में संदेह बना रहता है, यहाँ मान लिया जाता है तो भ्रांतिमान होगा। अगला है, कफन कहानी के विषय में गलत कथन कौन सा है? कफन कहानी के विषय में गलत कथन कौन सा है? कहानी में बुझ चुका अलाव पारिवारिक सद्भाव उष्मा के चुक जाने की ओर इशारा करता, ठीक है। कहानी में घीसुर माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है, उनको कोई चिंता नहीं है। कहानी के आधार पर घीसुर माधव की मारक गरीबी का चित्रण भी है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था कहानी श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। तो इसमें सीधा सा गलत कथन जो है कौन सा है? उनको कोई चिंता नहीं है।
काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? कवि जिन असंगत पूछा है, जिन उपादानों से सम्मिलित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। भामा के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। मुख्यतः काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रुद्र के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद, सहजा उत्पाद्या है, जन्मजात नहीं है। तो इसके अंदर जो है ध्यान देना, काव्य हेतु से संबंधित पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। देखिए, राम की शक्ति पूजा इन्हीं पंक्तियों से प्रारंभ होती है और यहाँ कवि कह रहा है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। उक्त पंक्तियों की दोषपूर्ण व्याख्या क्या है? युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, पंक्तियों में है। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है। ये अल्पकालिक प्रभाव यानी एक दिन के युद्ध का है कि वो युद्ध किसी तरह से जो है जय पराजय किसकी होती नहीं, एकदम विराम हो गया। पहले एक व्यवस्थित तरीके से होता था, शाम होने पर युद्ध विराम हो जाता था, फिर दूसरे दिन युद्ध शुरू होता था। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है। ठीक है, भयावह रात्रि का आरंभ हो गया है। भयावह रात्रि का आरंभ जो है इस पंक्ति से हम ले सकते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ध्यान देना, निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, युगीन परिस्थिति से लड़ने का साहस और संघर्ष उत्पन्न करती है, इस तरह की रचना है। तो रवि एक अर्थ में जो है किसका प्रतीक है? राम। रवि हुआ अस्त्यानी राम के संदर्भ में, क्योंकि राम की जय राम को दिखाई नहीं दे रही है। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल तो रहा ही है। ठीक है, पूछा गया है, दोषपूर्ण व्याख्या है। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल है। रवि हुआ अस्त से अर्थ यही लेना है राम के संदर्भ में कि राम का पक्ष जो है निर्बल रहा है। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन है। युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई है। भयावह रात्रि का आरंभ इसमें दिखाया नहीं है। बहुत आगे जाकर के वो कहते हैं अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, लेकिन शुरुआत जो हुई है यहाँ इस तरह का दिखाया नहीं। तो मेरा ये मानना कि इसके उत्तर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। इस कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है, बिल्कुल है। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में बिल्कुल नहीं घूमती है। कहानी पूरी तरह से मालती अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसी को लेकर जो है उसके आसपास इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो सीधा सा उत्तर इसमें मिल गया। प्रश्न संख्या 60, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत क्या है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत क्या है? काव्य की अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। अरस्तु ने कहा कि काव्य भी अन्य कलाओं की भांति अनुकरण धर्मी कला है। कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। ठीक है, जो संभाव्य है। ठीक है, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या है, ये ठीक नहीं है। अनुकार्य, ध्यान देना, 3 चीजें अरस्तु ने बताई। अनुकार्य केवल अनुकार्य वे वस्तुएं हैं जो थी या हैं। दूसरा, अनुकरण उसका हो सकता है जो घटित हो सकता है, यानी जो संभाव्य है। तीसरा, जो प्रतिमान है उसका अनुकरण नहीं होता है। तो यहाँ ये सही होगा, अनुकार्य केवल वे वस्तुएं जो थी है, ये असंगत है। क्योंकि यहाँ केवल जो शब्द है इसलिए मैं इसको असंगत मानता हूँ, क्योंकि कभी उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, जो हो सकता है उसका भी वर्णन करता है। तो ये ठीक नहीं है। लोंजानिस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है? वे कवि के अध्ययन, असंगत यह, वे कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल देते थे। लोंजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है? वे कवि के अध्ययन और अभ्यास पर बल देते थे, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टिक करते हैं, समीचीन नहीं है, ये देते थे। वे साहित्य का सम्मत तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे, ये भी ठीक, ये भी ठीक। वे विचार तत्व और पद विन्यास को परस्पर संबंध मानते थे। ध्यान देना, उनके जो 5 तत्व है, उदात्त विचार, उदात्त भाव, अलंकार नियोजन और गरिमामय रचना विधान, उससे पहले पद नियोजन और गरिमामय रचना विधान। गरिमामय रचना विधान में उनका मानना है कि इन चारों में सामंजस्य होगा तो वो रचना जो है उत्कृष्ट होगी। तो इस आधार पर परस्पर संबंध तो है ही, लेकिन ध्यान देना, विचार तत्व क्या है?
अंतरंग है और पद विन्यास बहिरंग है, लेकिन संबंध है तभी रचना जो है गरिमा में बनती है। और उन्होंने अपने सिद्धांत में उदात्त कला की प्रेरक भावना और धारणा का विश्लेषण किया, इसका तो किया ही है। अगर इसको मानते हैं कि अंतरंग है बहिरंग है, इस आधार पे तो ये उत्तर आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये सवाल भी डिलीट होगा। आरपीसी ये उत्तर दे सकती है, इसके अलावा जो है नहीं होगा। लेकिन इसमें भी जो है, जो गरिमा में रचना विधान है, जो पांचवा तत्व है उदात्त का, उसमें यही है कि दो अंतरंग तत्व और दो पहले वाले जो बहिरंग तत्व है, यानी अलंकार नियोजन और पद नियोजन और उदात्त विचार उदात्त भाव, इन तीनों का सामंजस्य ही रचना को गरिमा प्रदान करता, तो परस्पर संबंध होता है, अन्यथा ये प्रश्न जो है डिलीट होगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है एक। अगला है, फिर भुंजे सी तजियो न बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62। प्रेम दशा का घोर यंत्रणामय होना है, भाड़ में चने का भुना जाना, व्यंग्यार्थ कभी स्थूल अर्थ में नहीं होता है, व्यंग्यार्थ नहीं है, तो इसका उत्तर है भाड़ में चने का भुना जाना नहीं होगा। प्रिय के विरह ताप से चित्त का वेल होना है, प्रेम जनित संताप का तिरेक है। अगला है, पलनो पीक अंजनो अदर धरे महावरु भाल, आजू मिले सुभली करी भले बने हो लाल। ठीक है, उक्त दो में कौन किससे कह रहा, इस तरह के सवाल जो है पूछे जाने लगे हैं। खंडिता नायिका कह रही है क्योंकि उसका प्रीतम किसी और के साथ जो है रात्रि अभिसार करके आया है, इसलिए वो नायिका खंडिता होगी, वो नायक से कह रही है। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौन धनु न कहूं दर से, इस पंक्ति की उपयुक्त व्याख्या करते हुए कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। जो इसमें घनानंद कविता अगर आप पढ़ोगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, तो घनानंद जीवन मूल, घन आनंद आनंद के घन, जीवन के मूल, प्राणों के आधार, सुजान की कौन धनु यानी झलक, प्रिय की झलक, न कहूं दर से यानी झलक तो भी नहीं है, दर्शन तो क्या। तो यही पंक्ति इतनी दी गई है, पूरी पंक्ति अगर पूरा आप सवैया पढ़ोगे तो वो लंबा है, लेकिन इस पंक्ति में पूछा गया कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो श्लेष अलंकार घनानंद शब्द में ही है, प्रिय की झलक है, सुजान की कौन धनु शगन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लघु लघु गुरु ये हुआ है, और जड़ीबूत होने की बात इसके अंदर जो है दिखाई नहीं देती। इतनी पंक्ति में पूरा पढ़ोगे तो होगा, तो ये उत्तर जो है होना चाहिए त्रुटिपूर्ण। फिर है, नाखून क्यों बढ़ते, निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यास ने सहज वृत्ति माना है। लेखक द्वारा निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही नहीं है। रोंगटे खड़े होने की बात इस निबंध में कहीं नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना। पलकों का गिरना है, केशों का बढ़ना है, दांत का दोबारा उठना भी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना, इस तरह के ही सवाल पूछे गए इस बार, कौन सा कथन गलत है। भोजपुरी को बिहारी भाषा के अंतर्गत माना गया, बिल्कुल। मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थानी की नहीं है, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी में पढ़ी जाती है, तो सीधा सा ये गलत हो ही गया, बाकी वाले सही है। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता है। देखिए, वैसे तो पूरी स्लाइड ले सकते थे, क्योंकि तकनीकी कारणों से नहीं ली है सारी स्लाइडें। मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रश्न पत्र में 130 से 35 सवाल सीधे कक्षा से आए हैं, और कुछ प्रश्न समझ वाले थे, उनको भी अगर आप अच्छी तरह से समझ के आधार पर परीक्षा में प्रश्न को भली भांति पढ़ते हुए उत्तर देते तो आपका उत्तर वहां भी सही होता। लेकिन ये जो पूछा गया, इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता है, तो आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो साइट है उस पर जाकर देखना। 2019 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वर्तनी का मानकीकरण किया है, उसमें यह उल्लेख किया है, ये मैंने पूरी उसके अंदर ली है, ध्यान देना है, ये पूरा लिया है। क्या लिया है, मूल व्यंजन, और ध्यान देना मूल व्यंजन इतना ही हमने लिया है, ये माना है। ड़ और ढ व्यंजन रूप हिंदी में स्वीकृत ध्वनि, इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 1135 व्यंजन है, ये स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया नहीं आता है, इस आधार पे ये तो है ही, ये भी है, क वर्ग का पंचमाक्षर, च वर्ग का पंचमाक्षर, ये ज है और ये ड़, इसको माना जा सकता है, लेकिन ये भी प्रश्न डिलीट होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मानकीकरण किया गया है, उनमें जो हिंदी की जो स्वीकृत ध्वनियां उसको लिया गया है। 1983 का जो मानकीकरण उसमें नहीं है, लेकिन 2019 में जो मानकीकरण हुआ है वो आप साइट में देख सकते हैं, उसके अंदर जो है
पेज संख्या 4 में दिया गया है और वो मैंने यहाँ जो है लिया है और अपने ऐप पर जो है क्लास में पैनल पीडीएफ में भी यह दिया गया है, इसको स्पष्ट किया गया था। जो भी इससे संबंधित 2-3 सवाल है मानकीकरण से संबंधित वो अपनी क्लास से बाहर नहीं है। तो ये सवाल जो है आरपीसी ये दे सकती है, लेकिन ये प्रश्न डिलीट होने जैसा, क्योंकि इन दोनों ध्वनियों को स्वीकार किया गया। आप देख सकते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मानकीकरण। फिर देखिए प्रश्न संख्या 68 को देखिए। मीरा पदावली में गर्भ मगवा हरण पंक्ति में जो है ये पूछा गया है कि मगवा का अर्थ क्या है, यानी कृष्ण किसका जो है गर्भ दूर करते हैं। तो ध्यान देना है सीधा सा, किसका दूर करते हैं गर्भ, वे इंद्र का। वे गोवर्धन पर्वत को इंद्र के कोप से बचाने के लिए जो है, ब्रिजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। तो इसका उत्तर होगा इंद्र। पृथ्वीराज रासो में समुद्र शिखर का उल्लेख किस रूप में आया है। पृथ्वीराज रासो में समुद्र शिखर का उल्लेख दुर्ग के रूप में आया है। ठीक है, ये सीधा सा सवाल था। प्रश्न संख्या 70, आनो तुम चौहान वर अरु कही यह संदेश, सांस शरीर ही जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में कथन कौन किसके सामने कह रहा है। तो ध्यान देना, ये कथन कौन किसके सामने कह रहा है। पद्मावती माता के सामने नहीं, पद्मावती तोते से कहती है कि तुम जाकर के जो है पृथ्वीराज चौहान से ये सूचना दो और तत्काल जो मुझे ले जाए। प्रश्न संख्या 71, नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। ध्यान देना, नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मेकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान देना, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मेकल शब्द यहाँ अमरकंटक के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 72, दोष रहित गुण सहित तथा यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य हैं। काव्य लक्षण से संबंधित उपयुक्त आशय वाला कथन किस आचार्य का। ध्यान देना, इसका हिंदीकरण करके दिया गया है। ये कौन कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं। काव्य प्रकाश में इस तरह की बात मिलती है। प्रश्न संख्या इसका 72 का 4 मम्मट। विरेचन से संबंधित सही कथन है। ध्यान देना, ये सही कथन पूछा है। यह त्रासदी का ही अन्यतम रूप है। ध्यान देना, विरेचन क्या है, त्रासदी का ही अन्यतम रूप है। मनुष्य हमेशा के लिए भावों से मुक्त हो जाता है। ध्यान देना, मनुष्य हमेशा के लिए भावों से मुक्त हो जाता है। विरेचक राग मानव समाज को कष्ट प्रदान करते हैं। विरेचक राग मानव समाज को क्या करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। ठीक नहीं है। इससे भावात्मक परिष्कार होता है। इससे क्या होता है, भावात्मक परिष्कार होता है। तो ध्यान देना, त्रासदी का ही अन्यतम रूप नहीं है। त्रासदी के से विरेचन होता है, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ही नहीं है। हमेशा के लिए भावों से मुक्त हो जाता है, नहीं होता है। विरेचक राग मानव समाज को कष्ट प्रदान करते नहीं करते हैं, विरेचन होता है। इससे भावात्मक परिष्कार होता है। बिल्कुल सही है। जो अरस्तु की जो व्याख्या है उसमें विरेचन क्या है, भावात्मक परिष्कार, क्योंकि पूछा है, सही कथन है। और फिर है वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन, ये प्रश्न संख्या 74 है। वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, यानी जो कैसा सही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 74 का देखिए क्या है, कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रकरण वक्रता इसका एक अन्य भेद है। बिल्कुल है। इस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। ध्यान देना, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक है। बात भामा के द्वारा भी समय हुई थी, लेकिन इसको व्यवस्थित किया कुंतक ने। इसका एक वेद पद पूर्वार्ध वक्रता भी, जिसमें अलंकारों का विधान है। बिल्कुल ठीक नहीं है। अलंकारों का विधान एक तो है वर्ण वक्रता में शब्दालंकार है, वाक्य वक्रता में अर्थालंकार है। पिछली बार सवाल पूछा था तो ये उत्तर हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है। प्रत्यय प्राय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ध्यान देना, प्रश्न संख्या 75 को देखना है। देखिए, हिंदी में शब्द का निर्माण होता है संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के योग से होता है। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, तो ये सही नहीं है क्योंकि उपयोगी है। ठीक है, और प्रत्येक शब्द के अंत में जुड़ते शब्द में उपसर्ग प्रत्यय संधि का उल्लेखनीय योगदान है। उपसर्ग का प्रयोग प्राय शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। ठीक है, ये ठीक नहीं है।
और गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन है। धर्म वीरू मील मालिक का अंकन है। देखिए मील मालिक जो खन्ना है उसके बारे में ये जो है टिप्पणी धर्म वीरू शब्द आया, ये ठीक नहीं है, तो ये पूछा प्रवृत्ति नहीं है, अंतर्जातीय विवाह की समस्या है। और ये भी जो आया शोषक वर्ग, मुख्य रूप से मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य था शोषित वर्ग की जो स्थिति है उसको सामने रखना, लेकिन शोषित वर्ग अगर आया है तो उसके साथ उसका शोषण करने वाले जो है सरकारी कारिंदे हैं, राय साहब, तमाम जो है वो इनका शोषण करने वाले इसमें आएंगे ही, तो इसका जो है ये प्रवृत्ति नहीं है। तो इसमें उत्तर जो है धर्म वीरू मील वाले का खंडन अंकन ये होगा। महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है। महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन जो है कौन सा है? ध्यान देना। पिछड़ों पर सामाजिक उत्पीड़न का अंकन हुआ है। महाभोज का परिवेश व्यक्तिक न होकर सामाजिक है, बिल्कुल ठीक है। विश्वेश्वर की हत्या जोरावर ने करवाई, बिल्कुल ठीक है। राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति है, बिल्कुल नहीं है। जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति होती तो विश्वेश्वर की हत्या पे राजनीति नहीं होती। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 78 देखिए, खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, दोहे में खरी पात्री कान की का व्यंग्यार्थ क्या है? ध्यान देना, खरी पात्री का व्यंग्यार्थ क्या होगा? पतले कान वाली तो बिल्कुल नहीं। बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली, बिहारी के दोहों से ये पूछा गया है। अगला, मैं पाधा बन गया हूं, ये ध्यान देना, हर बार पूछा जाता, पाधा बन गया हूं, इसमें कौन कहता मैं पाधा बन गया हूं? वजीरा सिंह कहते हैं जो विदूषक है। शायर जले सकल बन दाजे, मंच अहेरा खेले, उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ क्या है? तो ध्यान देना, शरीर रूपी वन तो है ही, इंद्रिय रूपी हरिण जो है इसमें नहीं आया, आत्मा रूपी मत्स्य भी आया, संसार रूपी सागर भी आया है, इंद्रिय रूपी हरण इसमें नहीं आया है। तो इसका उत्तर जो है क्या होगा? ये होगा इंद्रिय रूपी हरण। 80 का 2। अपनो स्वार्थ को सब कोई चुप करी रहो, मधुप रसलम पर तुम देखे अरबो में किसे संबोधित नहीं किया गया है? उद्धव को, भ्रमर को, कृष्ण को तो होगा ही, यहाँ ग्वाला को संबोधित नहीं किया गया है। किसको संबोधित नहीं किया गया है? ग्वाला को संबोधित। देखिए 150 सवाल है और इसमें जहां भी आवश्यकता वहां रुकेंगे। डिलीट होने वाले कौन से वो भी बता देता हूं, और उसमें जहां समझने वाले हैं वहां हम लेंगे कि भी इसमें ये व्याख्या मिलती है। बाकी सीधे से तो सीधा टिक लगाना है। प्रश्न संख्या 82, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? पुरस्कार इस वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें से अभिप्रेत क्या है? ध्यान देना, ये अरुण ने कहा है। ये और वे क्या है? अरुण के सैनिक है। विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? इसमें मूल पाठ के एकाधिक पाठ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, टुकड़े टुकड़े आगे। इसे विरचनावाद भी कहते हैं, ठीक है। ये पाठ को पढ़ने की एक शैली है। ये टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। इसके आगे भी अर्थ की संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 84, इनमें कौन सा कथन जो है असंगत है? ठीक है। भामा और दंडी सभी अलंकारों में अतिशयोक्ति की स्थिति अनिवार्य मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अतिशयोक्ति को अलंकारों का जो है आधार मानते हैं और दंडी भी मानते हैं। मध्य काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के चमत्कार का पोषक होता है, बिल्कुल है। वामन सभी अलंकारों को उपमा मूलक मानते हैं, बिल्कुल। ध्वनिवादी आचार्यों ने शब्द कौतुक प्रधान अलंकार से युक्त काव्य को मध्यम काव्य के अंतर्गत माना है, ये जो है क्या है? ये ठीक नहीं है। शब्द कौतुक प्रधान काव्य को अव्वर काव्य में माना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है गलत कथन कौन सा? मध्यम काव्य में वो नहीं है, अव्वर काव्य में है। पहचाने हरि कौन मोह से अपन पहचान को, त्यों पुकार मदि मौन कृपा कान मदि नैन जो। इस छंद की व्याख्या के क्रम में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? ध्यान देना, 85 का देखना है। प्रिय कृपा की कामना है, फारसी प्रभाव से आगत विपरीत समास है, ठीक है। वेदना की चरमावस्था है, लेकिन दोहा नहीं है। लघु लघु गुरु गुरु यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल नहीं है, तो इसमें यह सही होगा। और क्योंकि पूछा गया है अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, आगे देखिए। इनमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है।
क्रिया विशेषण क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया शब्द जो है विकारी है, क्रिया अविकारी है, समुच्चय बोधक अविकारी है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो ही भेद है, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा सही नहीं है। सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने ग्वारी घाट से बरमान ये घाट यात्रा में अतिशुक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को प्रकृति कहा है, पूरी परांठे को विकृति कहा है, उन्होंने रोटी को ध्यान देना क्या कहा है, उन्होंने रोटी को क्या कहा है, संस्कृति कहा है। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना, छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर हम सीधा सा देखते हैं, दोहा और सोठा दोनों अर्थ समय ठीक है। सोठा छंद में विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 नहीं, विषम चरणों में 11 होती है, सम चरणों में 13 होती है। क्योंकि सोठा में क्या होता है, 11-13 पे यत्री होती है, ठीक है, 11-13 पे यत्री होती है, 11 होते विषम और सम होते 13। आगे बढ़ा, ठीक है। इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है नहीं, व्यक्तित्व के निर्व्यक्तिकरण से होगा। कलाकार की प्रगति सतत आत्मसर्ग है, कवि को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, उसे आक्रांत नहीं होना चाहिए, कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करना आवश्यक है। तो ये उत्तर इसका ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। प्रश्न संख्या 90, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन क्या है? कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन क्या है? गौण कल्पना पुनर्रचना की खातिर बिखराती, फैलाती, पिघलाती है, बिल्कुल है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति, ये भी है। मुख्य कल्पना गौण कल्पना के प्रतिध्वनि है, असंगत कथन है। मुख्य कल्पना नहीं है, गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि। ध्यान देना, शब्दों को उल्टा करके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, 2022 में भी आए थे, स्कूल व्याख्यात हिंदी में भी इस तरह से पूछे गए थे। जैसे डॉक्टर नागेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, लेकिन इसमें था सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। इसी तरह का यह है, यहाँ होगा गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि, तो होता सही, लेकिन ये उल्टा है तो असंगत है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, अब मोही ले चली ननद के बीर अपने देसा, इन पंचनी मिली लूटी है कुसंगाही बदेसा। मैं ननद के वीर से क्या व्यंजित, देख क्रोधादि 5 शत्रु नहीं, कुसंगति नहीं, ननद के वीर का यहाँ अर्थ सीधा है आत्मा का स्वामी। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, 92 का कौन सा कथन असंगत है? अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। आलमन उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्भुत भावनाओं का प्रकटीकरण अनुभव के अंतर्गत आता है। भानुदत्त के अनुभव के 4 भेद माने हैं, सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य। कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव मानते। देखिए, आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बता सकते हैं, कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक नहीं मानते, आहार्य मानते हैं। तो ये सीधा सा असंगत पूछा, असंगत इसके अंदर आपको देना है। भानुदत्त को नहीं भी पढ़ा तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सा गलत है। तो इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न संख्या जो है 93, कौन सा असंगत है? कुछ विद्वान शब्द और अर्थ के मिलेजुले आधार को लेकर उभयालंकार नाम से इसके तीसरे भेद की चर्चा करते, ठीक है। यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में नहीं की जाती है, क्योंकि यमक शब्दालंकार लेकिन उपमा अर्थालंकार है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद, ध्यान देना, ये अनुच्छेद 343 एक ही है, बाकी 343 है भी नहीं, तो एक उसका सब पॉइंट है। तो इसका उत्तर ये होगा। कुबेरनाथ राय द्वारा राघव करुण रस निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना है? ध्यान देना, इसमें नवीनतम स्थिति किसे माना गया है? ये प्रश्न है सीधा सा, परस्पर अविश्वास को नहीं, निर्वासन को माना गया है। ये निबंध गद्य की जो भी विधा है इसको आपको जो है स्वाध्याय से पढ़ना चाहिए। कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? मालवी पूर्वी राजस्थानी। ध्यान देना, मालवी पूर्वी राजस्थानी नहीं है, ठीक है। ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थानी, ग्रीसन का है वर्गीकरण, मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है। तो मालवी के बारे में जो है यह मध्य पूर्वी राजस्थानी नहीं, पूर्वी राजस्थानी मालवी जो है नहीं है। उसके बाद में महारा ओलगिया घर आजू जी में मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? ध्यान देना, मीरा
किसकी भक्ति करती है? कृष्ण की भक्ति करती है। तो कृष्ण तो होगा ही, प्रवासी है, प्रीतम है, लेकिन मित्र को बुलाने की कामना नहीं की गई है। प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना, प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता नहीं है, विवेक को नष्ट करता। तो सीधा उत्तर मिल गया है, पूछा है गलत कथन। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्वर में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया। ध्यान देना, अलंकार सर्वस्वर रूयक का ग्रंथ है, जयदेव का नहीं है। ध्यान देना, अलंकार सर्वस्वर किसका है? रूयक का ग्रंथ है। तो ये उत्तर जो है हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बरसे मगा झकोरी झकोरी नागमती वियोखंड में उल्लेखित चित्र किस महीने के अंतर्गत आता है? ध्यान देना, नागमती वियोखंड में जो ये पंक्ति आई, ये बरसे मघा झकोरी झकोरी, ये भादो महीने में है। तो इसका सोमे का उत्तर क्या होगा? भाद्रपद। पाता हूं निज क्यों खो के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूं द्वितीया, कविता की पंक्ति में सर्वाधिक रूप से प्रकट हुआ है। ये शब्द, ये पैनल पीडीएफ में देखना, अर्थ भी आपको मिलेगा, उज्ज्वसित होना या प्रकाशित होना। तो 101 का उत्तर क्या होगा? इसका कौन सा भाव प्रकट होता है? उज्ज्वसित होना। अगला देखिए, महाभोज उपन्यास के संबंध में मनु भंडारी का आत्मकथ्य। ध्यान देना, महाभोज उपन्यास जो मनु भंडारी का है, उसको आप पढ़ोगे तो उसकी जो पहला पेज है, उपन्यास शुरू होने से पहले अपना वक्तव्य दिया है। पारिवारिक परिस्थितियों के चित्रण उपन्यास का मूल कथ्य है, आप देखना उसमें यह कथ्य जो है नहीं मिलता है। व्यंग्यात्मकता उपन्यासिक कृति की मुख्य विशेषता ये भी नहीं है। कथा साहित्य परिवेशगत रचना की अनुकूल विधा है, ये मैंने अर्थ ये लिया है उसका, और यही अर्थ होगा। 102 का क्या होगा? 3। आचार्य शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेम में विस्तार अधिक होता है, श्रद्धा में घनत्व तो नहीं। प्रेम में घनत्व होता है, श्रद्धा में विस्तार होता है। तो ये उत्तर सीधा मिल गया, कथन सही नहीं है। अगला है, इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प जो है गलत है? नील सरोरुह नील मणि नील निराधर श्याम, यमक अलंकार, रूपक अलंकार के भेद। देखिए, ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि नील सरोरुह नील मणि नील निराधर श्याम में जो नील सरोरुह है वो नील कमल से लिया गया है। नील मणि यानी उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, कोमल, प्रकाशमय, प्रकाशमान और सरस। ठीक है, नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम, उनका जो है भगवान का चित्रण जिस रूप में किया गया है, कोमल, प्रकाशमय और सरस है। पूरी पंक्ति नहीं, इतना ही दिया गया। इसमें यमक अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद कितने हैं? रूपक अलंकार के भेद सांग रूपक, निरंग रूपक, एक पारंपरिक रूपक भी है। ठीक है, क्योंकि जो अभेद रूपक में 3 आते हैं, तो इस आधार पे जो है ये भी रूपक अलंकार के भेद। अब ये पूछने का क्या उद्देश्य है? ये प्रश्न जो है अलग तरह का है। अगर ये पूछा है रूपक अलंकार के कितने 3 ही भेद है तो ठीक था, कि गलत था। लेकिन इसमें पूछा नहीं अलंकार के भेद है, रूपक अलंकार के ये नहीं कह रहा है कि 3, 2, 5 कितने हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 2 है। इस आधार पे जो है ये प्रश्न जो है कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करे तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता ही है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उपमा और उत्प्रेक्षा की गणना साम्य मूलक अलंकारों में की जाती है। विकल्प गलत कौन सा है? तो इसमें जो 104 प्रश्न है, इस 104 प्रश्न में जो है मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न जो है गलत होगा। अन्यथा जो है इसका अगर ये अर्थ यमक अलंक लिया जाएगा तो ये अर्थ होगा ही। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, रूपक अलंकार के 2 भेद नहीं 3 होते, परम्परित रूपक, तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो साम्य मूलक है ही, और ये वक्रोक्ति होता है। और उसके बाद देखिए, टी.एस. एलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये हम लेते हैं 105 टी.एस. एलियट से संबंधित पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है।
इलियट की निर्व्यक्तिकता का आशय है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशेषता का सामान्यीकरण। उन्होंने निर्व्यक्तिकता दो रूप माने, कुशल शिल्पी मात्र के लिए और प्रौढ़ कलाकार के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। इनका निर्व्यक्तिकता सिद्धांत कोलरिज की काव्य संबंधी मान्यताओं के अनुकूल था। अनुकूल तो नहीं था, प्रतिकूल था। प्रौढ़ कवि अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य रूप से व्यक्त करने में समर्थ होता है। तो इसका उत्तर जो है होगा 3 होगा, क्योंकि असंगत ये है। इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है? रस विषय कौन सा कथन असंगत है? विभाव के 2 भेद किए जाते हैं, आलम्बन उद्दीपन। ठीक है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहा गया है। नहीं, उसे आलम्बन नहीं, उसे आश्रय कहते हैं। आलम्बन का मतलब विषय से लेना है। ठीक है। तो 106 का सीधा सा है उत्तर होगा 3, क्यों पूछा गया है, असंगत कथन है। सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है। ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी की ये मान्यता है। तो इसका उत्तर यह होगा। फिर ये देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत कथन कौन सा? देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है। तो ध्यान देना, देवनागरी लिपि के संबंध में वर्णों का एकाधिक उच्चारण नहीं होता है। एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। भाषाओं में तो होती है, अक्षरात्मक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये ध्यान देना, असंगत देखना है। असंगत यही है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से किसे मानते हैं? सरोजिनी लिखा जाएगा, प्रदर्शनी, दायित्व लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर यह होगा। आगे है, शुद्ध वाक्य हैं। इस पत्र में कहा है वह कल आएगा। इस पत्र में कहा है वह कल आएगा, ये ठीक नहीं है। कहा है कि वह कल आएगा, इस बात का स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी ठीक नहीं। मैं वहां कई बार आ जाया हूं, ये भी ठीक नहीं है। बेतुके के वाक्य हैं, सीता ने माला गूंथ ली, ये वाक्य एकदम जो है ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकार सर विषय कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, ये प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? या नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ, इस तरह का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। तो ये कथन सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में ब्रज बोली का क्षेत्र नहीं है। ब्रज बोली का करौली, मथुरा, भरतपुर तो है ही। सहारनपुर में खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसमें भी क्या है? नहीं है। विपन्नता के सथा सागर में सुहाग की अवतरण था, जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत ये कथन किसके विषय में है? ध्यान देना, धनिया के विषय में जो है 2-3 कथन पूछे गए। तो ये कथन किसके विषय में है? धनिया के विषय में। ऐसा नहीं कि 2-3 कथन आ गए गोदान से संबंधित, आप बांट लो, एक धनिया के से दो, एक होरी के से दो। तो जिसके संबंध में कहा गया है आपको वही करना है। तुलसी कबंद केसो धाइबो विचारू अंध, अंध देखिए जग सोचो परिणाम को। में कबंद का अर्थ क्या है? ध्यान देना, कबंद का अर्थ क्या है? कबंद का अर्थ क्या है? ये भी अर्थ दिया गया है सीधा, उसमें पैनल पीडीएफ में देखना, अर्थ भी लिखा हुआ है, कबंद सिरहीन शरीर। तो इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न संख्या 15, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई बरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है। लाज से संयुक्त चितवन या लपेटी से आवरण के रूप में लिपटना, चितवन में लज्जा का संश्लिष्ट रहना, रसात्मक भावों से परिपूर्ण। तो ध्यान देना है इसका 115, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई बरी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो घनानंद कवि थे टीका, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या होगा? यहाँ लपेटी से आवरण में लिपटना, ठीक है, अनुकूल नहीं है। लाज से संयुक्त चितवन तो होगा ही होगा, ये ठीक नहीं है। लपेटी से आवरण के रूप में लिपटना नहीं है। चित्वन में लज्जा का संश्लिष्ट रूप है, रसात्मक भावों से परिपूर्ण भी है। और फिर देखिए, फिर देखना है, हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ? ध्यान देना, ये शब्द नोट्स में देखना,
सीधा सा दिया गया है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये जो शब्द आया है। तुलसी को भलो पे तुम्हारे ही किए कृपालु की, कीजिए न विलंब बलि पानी भरी खाल है। पानी भरी खाल का सीधा सा है क्या है, जीवन क्षण भंगुर है, सीधा सा अर्थ है। और अगला है, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिनगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतार कर चलने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उधर उनका खलिहान था, उसको मंदिर के रूप में मानते थे खलिहान को, इसलिए उनको जो है जूते उतारने का कहा। अगला है, टी.एच. इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है। टी.एच. इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित, इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते नहीं, अनेकता में एकता शब्दों को उल्टा किया गया है। परंपरा का संबंध संस्कृति से है, ठीक है, वे परंपरा को रूढ़ि पालन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अनेक युगों कलाकृतियों के संकलित और मिश्रित प्रभाव से परंपरा का रूप निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है, पहला है, मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से ये अंत है उसका निश्चित अंत। आधे अधूरे का उक्त कथन स्त्री किसके समक्ष कह रही है, ठीक है। 120वां, किसके समक्ष कह रही है, ध्यान देना। जब जो सिंघानिया जाता उसके बाद की है, लड़का और बड़ी लड़की के सामने यह कह रही है, तो इसका उत्तर ये होगा, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है, ठीक है, किस शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु, अन्न धन उपस्थित होगा, न हलंत आएगा, अनुधन इक्षण होगा, सीधा सा मिल गया है। अन्न धन उचित, अन्न धन आर्य होगा, न हलंत होगा, बाकी इसमें ये होगा। प्रश्न संख्या 122। 122 में ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। विद्वानों ने रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना, बिल्कुल माना है। ध्वनि सिद्धांत के आचार्यों ने रस को ध्वनि के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया किया है। जहाँ रस ध्वनि के साथ अलंकार भी रहता वहां ध्वनि की मोहकता बढ़ जाती है, ठीक है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि गौण ध्वनि नहीं, बिल्कुल वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि नाम से भेद किए हैं, तो ये उत्तर जो है होगा, क्योंकि पूछा है, सही नहीं है। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी विदेह और गरिमा में व्यक्तित्व का। ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा गया था महाभोज उपन्यास से। ये किसके लिए आया है, दाहा साहब के लिए आया है। प्रश्न संख्या 124, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। अनुपयुक्त विकल्प जो है ढूंढना है। उसी का अर्थ है, पानी की तीव्र लहर, मानव जाति मनु के रूप में फिर से सांस लेने लगी, ठीक है। विशेषण विपर्य है, विरोधाभास है। किंतु उसी ने ला टकराया उस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से, ठीक है। ध्वंस श्वास लेने लगा, विरोधाभास भी है। मानव जाति के रूप में फिर से श्वास लेने लगी, मानव जाति मनु के रूप में, ठीक है। समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उसी ने ला टकराया उस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। इसमें पूछा है अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। उसी का अर्थ है, मानव जाति मनु के रूप में फिर से श्वास लेने लगी, ठीक है। विरोधाभास अलंकार तो है ही, ये दोनों ठीक है। उसी का अर्थ पानी की तीव्र लहर, पानी की विशेषण विपर्य भी है, सांस लेने लगा फिर से। उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से उसी का अर्थ है, देखिए इसमें उसी का पानी की पोत होगा, पानी की तीव्र लहर के बजाय, तो ये ठीक है। कुंडलियां जन्म के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। 125वां देखिए,
कुंडलियां छंद के संबंध में। कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा शेष रोला के दोहा रोला के योग से बनता है। कुंडलिया सममात्रिक छंद नहीं है, कुंडलिया कैसा है, विषम छंद है। तो इसका सही उत्तर होगा यह, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। और आगे देखिए, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। प्लेटो काव्य में सरलता पर बल देते थे। वे साहित्य में देवताओं और राष्ट्रवीरों के अच्छे कार्यों के चित्रण की सलाह देते थे। उनके अनुसार काव्य धार्मिक और नैतिक होना चाहिए। वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे। तो इसका क्या होगा, वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व प्लेटो जो है नहीं मानते थे, क्योंकि ऐन्द्रिक आनंद के प्लेटो जो है विरोधी है। इस आधार पर कवि का राज्य से बहिष्कार की भी बात करते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उनको जान पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो ध्यान देना, सीधा सा है, जिसको मान लिया जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये पंक्ति उदाहरण के रूप में लिखाई गई है। रमणीयार्थ वाला ये आ ही गया, ये किस आचार्य का है, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का है। और फिर अगला है, इनमें से अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान देना, अलंकारों की परिभाषा से संबंधित पूछा है। किसी वर्ण या वर्ण समूह का एकाधिकार प्रयोग अनुप्रास में होता है, ठीक है। उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थग्रहण की जाए, वहां श्लेष अलंकार होता है, यमक नहीं होता है। हे पुरुष हैं तुम भी वह शक्ति करो धारण, निराला कृत राम की शक्ति बुझम, ये कथन किसका है। ध्यान देना, ये कौन कहते हैं, जामवत यानी जामवान कहते हैं। किसे कहते हैं, निराला से कहते हैं। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त कथन किसका है। तो निराला, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, ये राम स्वयं का कथन है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। तो सीधा सप्तक में अक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं पूछा है। आगे देखिए, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, चढ़ना क्रिया से बनी, दौड़ना क्रिया से बनी, बहना क्रिया से बनी, ममता सर्वनाम से बनी है, ठीक है, ये पूछा है। और अगला 134वां देखिए, 100 चार्ल्स जेंक्स के अनुसार पोस्ट मॉडर्न शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग किसने किया। तो प्रथम प्रयोग किसने किया है, आर्नल्ड टॉयनबी ने किया है। कब किया है, 1939 में किया है। तो ध्यान देना है, ये होगा इसका। इनमें अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है। अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है, 135वां प्रश्न है। ये रस निष्पत्ति के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं, ठीक है। अनुभव का शाब्दिक अर्थ भाव या भावों के बाद उत्पन्न होने वाला, अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ठीक नहीं है। इसके दो अर्थ होते, ये चौधरी और गुप्ता की पुस्तक में सीधे सीधे ये पंक्तियां दी गई, वहां से लिया गया है। इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। ध्यान देना, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। तो सीधा दुर्व्यवहार में दुर्धन, विधन, अवधन, हार है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ध्यान देना है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं, ये स आएगा नहीं, परिधन छेद आएगा, तो ये सही नहीं है, पूछा सही नहीं है। अगला, किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है। संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है। एक एक में ध्यान देना है, 2 मात्राएं आएगी, एक धन एक वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि जो है जब करेंगे तो एक का एक आएगा। चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास में एक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई। ये प्रारंभ में आई है, धनिया के लिए है। ध्यान देना, ये गोदान के दूसरे पेज में ही पंक्ति आई है। किसके लिए आई है, धनिया के लिए आई है। अगला सवाल है, त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है। त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है। त्रासदी में सर्वाधिक महत्व विषय वस्तु को दिया है। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं। त्रासदी दुखांतक होती है, अभिनय होता है, वर्ण्य नहीं होता है।
ठीक है, तो ये उत्तर मिल गया, नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले कौन थे? ध्यान देना, उत्तर आधुनिकता में विचारधारा का अंत, ये पूरे जो है दिए गए हैं। आप उत्तर आधुनिकता 3-4 जो है पैनल पीडीएफ ही होगी, उसमें आपको मिलेगा, 3-4 स्लाइड में ही मिल जाएगा आपको। उसमें दिया गया डैनियल बेल विचारधारा का अंत। उसके बाद में देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निष्ठुरता में है, विषमता में है, आधुनिकता में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रोचे और, ध्यान देना, नहीं पूछा है। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्रोचे और अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे व्यवहारिक क्रिया के भी 2 उपभेद स्वीकार करते, उपयोगी, नैतिक, ठीक है। वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। क्रोचे का ध्यान देना, अभिव्यंजनावाद है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वे सहज ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद करते हैं। 2 रूप मानते, स्वयं प्रकाश ज्ञान, तर्क ज्ञान, वे आत्मा की 2 क्रिया मान, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, तो ये जो है ठीक नहीं है। कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? ध्यान देना, कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? प्रबंध वक्रता में प्रबंध के समस्त सौंदर्य का समावेश होता है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त शब्दालंकार नहीं, ध्यान देना, शब्दालंकार वाक्य वक्रता में नहीं है, वर्ण वक्रता में है। तो ये विरुद्ध कौन सा है? तो दूसरा है। आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का क्या अर्थ है? घोष यानी अहीरों की बस्ती में कौन आया है? उद्धव आया है, तो यहाँ उसका अर्थ पूछा गया है। अगला है, रामू बिहाई मरा जपति बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल की, कवितावली में उक्त काव्य से कभी कोकिल किसे कहा गया है? सीधा सा है, वाल्मीकि जी के लिए आया है, वाल्मीकि को कहा गया है। हमको हरि की कथा सुनाव, अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाव, नागरी नारी भले बूझेगी, अपने वचन सुभाव में रेखांकित नागरी नारी का क्या अभिप्रेत है? नागरी नारी यहाँ कुब्जा को कहा गया है। प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित? ध्यान देना, प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत? प्रकरण वक्रता नहीं, वर्ण विन्यास नहीं, वाक्य वक्रता नहीं, पद परार्ध वक्रता में समाहित है। पद परार्ध वक्रता के जो 7-8 भेद है उसमें प्रत्यय वक्रता मिलेगा आपको, ये भी नोट से बाहर नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ध्यान देना, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? लेकिन इसमें तो है, इसलिए में है, मैं भी यह काम कर सकता हूं, इसमें नहीं है। निपात का प्रयोग जरूर हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो इसका उत्तर ये होगा। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है, बिल्कुल नहीं है। हिंदी क्या है? वियोगात्मक या विश्लेषणात्मक भाषा है, बाकी वाले ठीक है, असंगत पूछा है। तो इस तरह से मैंने आज 150 सवाल लिए, तो ध्यान देना, 5-7 सवाल, 4-5 सवाल कम से कम डिलीट होंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि इसमें या तो 2 उत्तर है या किसी का उत्तर जो है निकलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये अनुमान है कि इस प्रश्न पत्र में सामान्य वर्ग से जिनके 120 के लगभग सही हो रहे हैं, और तृतीय प्रश्न पत्र जो हुआ था उसमें अगर 30 सही हो रहे हैं, और इसमें 120, और उसके अंदर भी हम जो है पेपर को देखेंगे। उसके बाद में कॉलेज सहायकाचार्य हिंदी की जो कट ऑफ क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रश्न पत्र में मेरा ये मानना है कि 120 सही होने चाहिए सामान्य वर्ग से, और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 1-2-3 नंबर का अंतर रहता है, एससी एसटी में जरूर अंतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में 120 के लगभग अगर आपके हैं तो ठीक है। और उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम तीनों प्रश्न पत्रों की बात करके समेकित आपको बताएंगे कि कितने आपके अगर बन रहे हैं तो आपके इंटरव्यू कॉल होगा, अंतिम रूप से चयन होने की संभावना रहेगी। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो था, प्रथम प्रश्न पत्र अच्छा था, समझ आधारित था। कुछ प्रश्न जरूर थे जिनमें एक से अधिक उत्तर हैं या किसी में उत्तर मिल नहीं रहा है, तो ऐसे जो भी 4-5 प्रश्न हैं उनको मैंने बताया कि डिलीट होंगे, तो इस आधार पे आप देखना। अगली द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे, उसके बाद में हम जो है अनुमानित मेरिट की बात करेंगे। धन्यवाद।